पार्ट 1 में हमने देखा कि कंपनी मित्र और शेल कंपनियों के माध्यम से कंपनी ने अपने शेयर्स को ओवर वैल्यूएशन किया, जिससे उसको एक्सपेंशन में मदद मिलती है। पर यह एक्सपेंशन बाकी की अर्थव्यवस्था के कॉस्ट पे होता है, दूसरी कंपनीज और आम लोगों के कॉस्ट पर। और अगर यह साइकिल लंबे समय तक चलता है, मतलब ओवर वैल्यूएशन और एक्सपेंशन का साइकिल, तब मार्केट जो होता है वो आर्थिक विषमताओं के चरम पे पहुंच जाता है। आर्थिक विषमताओं से मतलब है जो जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी होती नहीं, महंगाई, बेरोजगारी और इनइक्वालिटी चरम पे हो जाती है। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चंद उन जैसी कंपनियों के हाथों में ही केंद्रित हो जाती है, जिसको हम कहते हैं मोनोपोली। हम उसी एग्ज़ाम्पल को आज फिर से लेते हैं, उसी कंपनी को। और वो जो कंपनी 1 लाख की मैंने बताई थी, जिसके 100 शेयर से एक हज़ार रुपये के, तो आज ओवर वैल्यूएशन के बाद उसके जो शेयर्स हो गए हैं वो 4-4 हज़ार के हैं, और 70% शेयर कंपनी के पास हैं इस स्थिति में, और 30% जो शेयर हैं वह बाहर मार्केट में हैं। तो ये जो 30% शेयर बाहर मार्केट में हैं, एक्चुअली में वहीं से 4,000, अगर मान लीजिए कि सारे जो शेयरों की कीमत है सभी लोगों ने 4-4 हज़ार पे वो शेयर लिए हैं सिंपल मॉडल के तौर पे, तो 1,20,000 रुपये जो हैं वह मार्केट से कंपनी को आया है, और कंपनी मज़े में अपना काम कर रही है। अब उसे पैसे की ज़रूरत है नहीं, और वो कोई मार्केट में अब शेयर खरीदना बेचना नहीं चाहती है। और जो 30 लोगों ने जो शेयर लिए हैं, ये मान लेते हैं कि वो उसी देश के लोग हैं जिस देश की कंपनी है। तो अब मान लीजिए कि वो लोग जो 30 शेयर जिन्होंने लिए हैं 4-4 हज़ार रुपये, वो आपस में ट्रेड करते हैं। किसी को पैसे की ज़रूरत आ पड़ी किसी एक शेयर होल्डर को, तो नॉर्मल कंडीशन में तो वो एक शेयर बेच देगा 4,000 में, उसको पैसा उसको मिल जाएगा, तो उसे कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन इमरजेंसी की कंडीशन में मान लीजिए एक उसको बेचना है, या मार्केट में कुछ अप डाउन होता है, तो वो जो 4,000 रुपये अपना दाम लगाता है, लेकिन 4,000 में वो शेयर बिकता नहीं है, वो शेयर उससे कम पे बिकता है, मान लीजिए 3,000 पे बिकता है। तो इस स्थिति में जो ओरिजिनल इन्वेस्टर होता है उसको 1,000 रुपये का घाटा हो जाता है, और जो नया इन्वेस्टर आता है उसकी जगह पे, मान लीजिए वो भी उसी देश का है, तो 3,000 में वह शेयर ले लेता है, और जो कंपनी उसी तरह चलती रहती है, मान लीजिए उसका जो घाटा मुनाफा है वो उसी तरह से चलता रहता है। तो ओवरऑल जो रहता है, जो नया इन्वेस्टर है उसको 1,000 का फ़ायदा होता है, और वो वही 3,000 पे ही वही रिटर्न कंपनी से पाता है जो पुराना इन्वेस्टर 4,000 रुपये में पाया करता। तो कुल मिला के जो घाटा नफ़ा नुकसान है इन्वेस्टर के लिहाज से और कंपनी के लिहाज से, वो वही रहता है। तो शेयर मार्केट इस स्थिति में चाहे अप जाए या डाउन जाए, हकीकत में जो फ़ायदा और नुकसान है वो किसी को होता नहीं है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब 3,000 रुपये का शेयर हो जाएगा, तो कंपनी ने जो 70% शेयर है उनकी कीमत भी ओवरऑल नोशनल वे में घटती है। लेकिन चूंकि कंपनी ने पैसा किया, ना बेचना है ना खरीदना है, हम पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो उन 70% शेयर का कोई मतलब भी नहीं है, और कंपनी चल रही है ज़मीन पर, उसकी बैलेंस शीट सही है, और उसका मतलब काम धंधा ज़मीन पे चल रहा है। तो यहाँ पर ये पहली स्थिति थी। तो शेयर मार्केट अप जाए डाउन जाए, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अब मान लीजिए ये जो 30 लोग हैं, उन 30 लोगों में जो शुरुआती शेयर लिए गए वो कुछ देश के पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने लिए, प्लस उसके बाद मान लीजिए कि हर शेयर, तो दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, उसी को स्पेंड कर रहा हूँ कि हर एक रेट पे नहीं है। मतलब जो शुरू में जो शेयर लिए गए वो पब्लिक सेक्टर बैंक ने मान लीजिए 1,500 रुपये में लिए कुछ शेयर, उनके देखा देखी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं और जो
देश में इन्वेस्टर्स हैं बड़े, उन्होंने भी कुछ शेयर्स लिए। फिर अंत में इन 30 शेयर के चंक में जब ये शेयर के दाम ऊपर चलते गए और सेल कंपनी अपना काम कर रही हैं, वो अपना दाम बढ़ा रही हैं, तो जो अंतिम का पोर्शन आता है कुछ मान लीजिए 3 से 6% वो रिटेल इन्वेस्टर्स पाते हैं, मान लीजिए लेते हैं। तो उन्होंने जो शेयर लिए हुए हैं वो बेसिकली 4000 के करीब लिए हुए हैं। सबसे कम दामों पे जो निजी बैंक लिए हुए हैं और जो फॉरेन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं मान लीजिए उन्होंने लिए हुए हैं। अब इन परिस्थितियों में अगर ट्रेडिंग होती है और शेयरों के दाम मान लीजिए किसी रिपोर्ट के जरिए, मान लीजिए जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी, आ जाती है ऐसी कोई रिपोर्ट और गिर जाता है, दाम गिरते हैं, तो होगा क्या कि रिटेल इन्वेस्टर चूँकि पहले ही 4000 पे लिए हुए हैं तो वो तो घाटे में, अगर मान लीजिए अपना बेचना भी चाहते हैं तो वो तो घाटे में ही रहेंगे। लेकिन जो रिपोर्ट बाहर से आ रही है तो उसका फ़ायदा जो लेते हैं वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, चूँकि वो कम दाम पे शुरू में लिए रहते हैं और रिपोर्ट आती है और वो इन्फॉर्मेशन उनको पहले पहुंचती भी है, जज भी पहले भी कर लेते हैं, तो वो अपने शेयर ऑफलोड करना चालू कर देते हैं, कोई 3000 पे 3500 कितना भी। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो पैसे का ट्रांसफ़र होता है वह फिर देश से बाहर चला जाता है। तो जो ओवर वैल्यूएशन और एक्सपेंसन और फिर के बाद जो शेयर चढ़े, उसके बाद जो एकाएक शेयर गिरा, तो जो पैसे का जो एक्चुअली में पहले देश से जो पैसा जो आम लोगों से वो कंपनी की मोनोपोली में जाता है, उसके बाद एक रिपोर्ट आती है तो उससे वो पैसा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में बाहर चला जाता है। इस तरीके से ये हमने आपको दूसरा मॉडल समझाया। अब कंपनी ये कह रही है कि हमको कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हमको ना बेचना है ना करना है। वास्तव में गिरती हुई मार्केट में अगर कोई वो नया ऑफ़र देती भी है शेयर, मतलब उसको पहली बात तो देगी नहीं, अगर देती भी है वो देगी ही नहीं, क्योंकि उसने कह दिया है, मान लीजिए सपोज। अब समस्या कब आ जाती है? समस्या रियल टाइम में ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती है कि उस पर कोई डेप्थ नहीं होता है या उसे पैसा और मार्केट से चाहिए नहीं होते हैं अपने उसके पैसे के लिए। तो इन स्थितियों में जो डेप्थ, जो उसके शेयर की वैल्यूज नोशनल वे में घट गई है आज, तो अगर वो नया डेप्थ लेती है तो उसको अपने ज़्यादा शेयर अब रखने पड़ेंगे गिरवी, ठीक है। और दूसरा, जो देश से ओवरऑल चूँकि मोनोपोली हो चुकी है, तो जो कुछ कंपनियों में ही पूरी अर्थव्यवस्था है, तो जो इनका इफ़ेक्ट होता है, तो देश से जो इन्वेस्टमेंट इस बहाने पहले चंद कार्बन है, उससे बाद भी देश से बाहर जाता है, तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी घटता है। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कहाँ घटा? जो रिटेल इन्वेस्टर बेचारे घाटा खाए, वो कब तक घाटा खाएंगे? वो भी बेच के अपना अलग होंगे, तो वो जो आधी पूंजी से अपना काम करेंगे। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, चूँकि वो राष्ट्रवाद में वो भी फंसे रहते हैं कि हमारे देश की कंपनी है, तो वो भी अपने जो शेयर्स हैं वो भी नहीं बेचे रहते हैं, तो उनके ज़रिए जो उनकी भी कमाई कम होगी, तो उनकी जो खुद के बैंक्स के जो कंपनी के शेयर हैं वो भी डाउन जाते हैं, और उनकी भी इनकम जब कम होती है तो जो उनके ग्राहक हैं उनको भी इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, और प्लस उसको मार्जिन के कवर करने के लिए वो या फाइन्स लगाते हैं या अपने लोन्स और महंगे करते हैं। तो ओवरऑल इन स्थितियों में जो पूरी इकॉनमी होती है, जो उसकी ग्रोथ रेट होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की कमी से, वो कम होने लगती है। और जब ये कम होने लगती है तो फिर चूँकि कंपनी मोनोपोली की स्थिति में है कुछ और कंपनियों के साथ, तो उनकी भी ग्रोथ कम होगी, तो उनका भी मुनाफा भी कम होगा, तो उनको भी जो डेप्थ पेमेंट में जो इंटरेस्ट देना है पुराने उसके हिसाब से, वो भी क्या बोलते हैं उनमें भी दिक्कत आएगी। तो जाहिर सी बात है उनको शेयर मार्केट पे गिरवी रखना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो गिरवी रखने चलेंगे तो पता लगा कि आपके शेयर की वैल्यू कम है, तो आप ज़्यादा शेयर रखिए, क्योंकि उसकी रेटिंग कम हो जाती है। अब मान लीजिए दूसरी मोनोपोली की कंपनियां हैं, अगर वो इन स्थितियों में बाहर से वो मान लीजिए लेते हैं अपना शेयर गिरवी दे के लोन, तो ओवरऑल इकॉनमी चूँकि जिस देश में ये कंपनियां हैं वो डाउन जा रही है, तो उनके जो बॉन्ड्स होते हैं, ओवरऑल जो बॉन्ड्स की रेटिंग है वो भी घटती है।
तो इसलिए अब उस कंपनी को जिसका कोई रोल भी नहीं है और वैल्यूएशन में, या मान लीजिए जो भी है उसके लिए रिपोर्ट नहीं आई है, तो उसको भी ओवरऑल अपने आप ज़्यादा शेयर्स रखने पड़ते हैं उसी मार्केट से लोन लेने के लिए। तो ये ओवर वैल्यूएशन हमने देखा कि यह इन स्थितियों में कहीं ना कहीं एक बहुत दिक्कत क्रिएट कर देता है उस पूरी इकॉनमी में, जहां मेजर जो पोर्शन है इकॉनमी का वो चंद कारपोरेट्स में ही रह जाता है। तो ओवर वैल्यूएशन जिम्मेदार किन कारणों के लिए हुआ, जो हमने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जो लेसन्स और जो हमको एजुकेट किया वो हम यहाँ समझ सकते हैं कि पहले तो ओवर वैल्यूएशन जो सेल कंपनियों से और जो दोस्त यार मिलके करते हैं उसकी वजह से कंपनी एक्सपैंड भी होती है, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था की कीमत पर वो जो दूसरे लोग और ग्रो होने चाहिए वो भी नहीं हो पाते हैं उस हिसाब से, तो जीडीपी ग्रोथ उतनी होती नहीं है। महंगाई, कंपनियां और जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री वो सब छोटे छोटे बंद होने लगते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी तबाह होने लगता है। तो यहाँ से जो इनइक्वालिटी है, जो महंगाई है, जो प्रोडक्शन है, क्योंकि कंपनी जैसे भी पहले कि तुरंत तो काम चालू नहीं करेगी, उसको भी समय लगता है लैग के कारण, तो इन सब से ये सब समस्याएं आती हैं। उसके बाद जब ये मार्केट ऊपर चढ़ी रहती है, अगर फिर कोई रिपोर्ट आती है, ये चंद धातु में हमारी अर्थव्यवस्था है, फोकस्ड एकदम है, तो सबकी नज़र उस पर रहती है। तो वहाँ पे अगर कोई रिपोर्ट आ जाती है तो पूरा का पूरा फिर क्या बोलते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं वो देश से बाहर चला जाता है। तो इन्वेस्टमेंट दो स्टेजेस में गया। पहले स्टेज में चंद कंपनियों में मोनोपोली जो हुई, और फिर उसके बाद जो रिपोर्ट आई उससे फिर देश से बाहर यह गया। तो इसको अब कंट्रोल कैसे किया जाए? इसको कंट्रोल करने के संदर्भ में एक चीज़ है कि जब भी शेल कंपनियों का मामला हो और इस तरह का ओवर वैल्यूएशन का मामला हो तो उस पर नज़र बहुत तेज़ी से रखनी चाहिए। कोई कंप्लेन करे ना करे, लेकिन रेगुलेटर्स को जब भी किसी कंपनी के शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हों तो वहाँ पे जो एएसएम जैसी मैकेनिज्म जो जैसे इंडिया में देख रहे हैं, वो वहाँ पे भी चाहे कंप्लेन हो चाहे ना हो, आपको उस तरह की या जो भी उनके पास डिवाइस हो उस तरह के लगा के कि इतना तेज़ ना बढ़ने पाए। खुद कंपनी को, बोर्ड को भी, जो कंपनी है जो ओवर वैल्यूएशन में जा रही है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी इन चीज़ों को देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अदानी जी का भी जो केस आया है हिंडनबर्ग रिपोर्ट से, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि शेल कंपनियां स्वयं अदानी जी की ही हों। इसमें उनका कोई मित्र यार धोखे से ऐसा जब शुरुआती रेट बड़ा हो तो इन्वेस्ट कर रहा हो, या कोई एक और फॉरेन इन्वेस्टर्स हों जिन्होंने इस तरह के रेट बढ़ाए हों और वो मुनाफा काट के चले गए हों। प्लस जब बाहर से इन्वेस्टमेंट लेते हैं और ओवर वैल्यूएशन का खेल चल रहा है, कोई जरूरी नहीं कंपनी इसके लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी भी है जो रेट बढ़ा रही है, तो वो थर्ड पार्टी, मान लीजिए कि मैं हिंडनबर्ग को भी दोष नहीं दे रहा, एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कंपनी का वैल्यूएशन मान लीजिए 40 या 50% है, ज़्यादा है, 85% नहीं जैसा अदानी जी के केस में है, या 40% है, या 30% है, लेकिन कोई भी ऐसे रिपोर्ट आ गई और वो पता लगा कि उसने सीधा सीधा कह दिया नहीं 85% है एग्जैक्ट। ओवर वैल्यूएशन बहुत ही ब्रॉड चीज़ है। तो इन स्थितियों में भी पता लगा कि अब शेयर गिर गए, 60% ऐसे भी गिर चुके हैं या उसके नीचे और भी चले गए, तो कंपनी का जो ओरिजिनल वैल्यूएशन है उससे भी नीचे जाने की खतरा होता है। तो इन स्थितियों में जहां इस तरह के क्वेश्चंस उड़ जाते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट से, जैसे हमारे प्रमुख कारपोरेट है अदानी जी का, तो इन और ये आगे जाके ऐसी और भी रिपोर्ट्स और भी चीज़ें जो बाहर आ सकती हैं, और शेल कंपनियों का रोल कोई जरूरी नहीं अदानी जी ही प्रमोट कर रहे हैं या कोई और इसका रोल प्ले कर रहा हो, तो यहाँ पर विस्तृत जांच की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए फॉरेन कंट्रीज में जैसे यूएस है, ये सब जगह पे है, वहाँ पर ये इसको काफ़ी गंभीर अपराध माना जाता है और एक्शन जल्द से जल्द होता है। प्लस जो और भी चीज़ें इसमें बचाने का दूसरा तरीका है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका रेशियो जो होना चाहिए, जैसे 30% में, ये नहीं कि ज़्यादातर बैंक और बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स ये सब, रिटेल इन्वेस्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए।
क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं, तो एक पूरे मतलब किसी इंफॉर्मेशन को उतना तेज पकड़ते भी नहीं हैं, उतनी इंफॉर्मेशन उनकी जो इनसाइड जो नॉलेज होती है बोर्ड रूम की, ये सब उनके पास उतनी नहीं होती है। तो मार्केट इस तरह से ऊपर नीचे इतना तेज़ भागने की संभावना भी नहीं होती है। तो एक तो ये चीज़ें हैं, और स्वयं जहाँ यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात की, वो उस पर उनके ऊपर भी रेगुलेटर्स का बहुत अधिक होना चाहिए। तो कुल मिला के हमने देखा कि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है ये हमको बहुत आगे के लिए बहुत नॉलेज देती है, और जो भी इनसे डे टू डे चीज़ें बीत रही हैं वो आने वाले भविष्य में बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, खासकर उस कंट्रीज़ के लिए जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट की दरकार जिनको रहती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। बल्कि अगर उल्टा रहता कि हम उल्टा इन्वेस्ट कर रहे होते तो देश से इन्वेस्टमेंट जाने का खतरा नहीं होता, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर जाए या नीचे जाए। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के दौर में बहुत तरह के वेरिएशंस आ सकते हैं, तो हमें अपने बेसिक्स अकाउंट्स जो हैं, वैल्यूएशन जो है, उसकी ऑडिटिंग जो है, और मनी लॉन्ड्रिंग और इत्यादि जो इनके ज़रिए ये सब शेल कंपनियां बनती हैं और हवाला ट्रांजैक्शन, इन पे जो नज़र है, और बहुत तेज़ी से शेयर जो ऊपर नीचे होते हैं इन पर रेगुलेटर्स की नज़र, ये सब चीज़ें बहुत देखना चाहिए। और स्वयं पब्लिक सेक्टर बैंक्स या रिटेलर्स को मार्केट के हिसाब से देखना चाहिए। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो वो देश की ही है तो हम राष्ट्रवाद में चले जाओ। अब मार्केट है, मार्केट को एकदम अलग रखिए। और मोनोपोली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस तरह के जो सिस्टमेटिक रिस्क हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो फोकस्ड फिर टारगेट भी हो जाता है सबसे ज़्यादा, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हो जाता है। तो मोनोपोली से हमेशा बचने के लिए जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है या सब गवर्नमेंट को नए नए कानून और उस पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि जो अर्थव्यवस्था है वह सुचारू रूप से चलती रहे, इक्विटेबल रहे, उसकी ग्रोथ रेट भी ज़्यादा रहे, और जो विषमताएं हैं जैसा मैंने जिक्र किया एपिसोड में, महंगाई, बेरोजगारी, इनइक्वालिटी, वो कम से कम रहे, ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके। थैंक यू सर।